हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी जो यूपीपीएससी हिस्ट्री की श्रृंखला चला रहे थे उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर ली थी। और उसके बाद क्योंकि जो है केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम पहले ही था, इसलिए हमने उसके लिए क्लासेस शुरू कर दी थी। तो इसको हमने होल्ड कर दिया था। आप 17 तारीख को आपकी जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपके एलटी ग्रेड के होने वाले हैं, चाहे वो एसएसटी हो या बायोलॉजी हो, तो इन सभी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री आज हम आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल को कराने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी और ये बंगाल के नवाब, जितने भी हमारे गवर्नर और वायसराय हैं, इसके अलावा जितने जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट होते हैं वो सभी आपको इसी में देखने को मिलते हैं। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका इतिहास आता है, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर की हो, टीजीटी पीजीटी की हो, बीपीएससी टीआरई 4 की हो, तो उन सभी में ये काफ़ी आपके काम आने वाला है। क्योंकि यूपी पीसीएस जो है, पीसीएस कह रहा हूँ, यूपी पीसीएस का सवाल आपको देखने को मिलेगा ही, यूपी आरओ का मिलेगा। और ये जो एग्ज़ाम है एलटी ग्रेड का यूपी पीएससी ही करवाती है। तो इसीलिए जितने भी यूपी पीएससी के द्वारा सवाल आपको चाहे वो पीसीएस हो या आरओ हो, यूडीए एलडीए हो, या आपका जीआईसी लेक्चरर हो या एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो इन सभी में आपको जो है अगर सवाल यहाँ से आए हुए हैं तो वो सभी आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल में वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम इस क्लास को शुरू करेंगे। और आज इस क्लास के माध्यम से हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इसके अलावा गवर्नर और वायसराय वाले टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज का पहला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार था। तो अंतिम गवर्नर सूबेदार कौन था जिसे जो है मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा उसका क्या नाम था? उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां नाम था इसका। आप सभी लोग जानते होंगे जो मुगल सम्राट थे फारूक इन्होंने जो है 1771 में मुर्शीद कुली खां को जो है बंगाल का गवर्नर जो है नियुक्त किया था। और कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद जो है सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है ये मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? आपको बताना है। यूपी पीसीएस मेंस 2005 का सवाल है। और ये कौन से युद्ध में आपको पराजित हुआ था? तो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? आप सभी लोग जानते हैं, प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में जो है सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है परास्त कर दिया गया था। डेट क्या थी? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। देखिए, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। और प्लासी के युद्ध जो है इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है पराजित किया था। अगला सवाल देखिए, ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2009 का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के लिए प्रयुक्त होता है कथन, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है बी विकल्प इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, कहा जा रहा है कि क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। और विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहे हैं इनमें से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थापित की थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी विकल्प हो जाएगा, मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। अगला सवाल देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, ये कौन सा है? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध आपकी बात कर रहा है, जिसे इसमें प्लासी का युद्ध भी दिया गया है और बक्सर का भी दिया गया है और आपका जो है वांडीवास का और पानीपत का तीसरा युद्ध। तो सबसे पहले अगर देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, लेकिन सबसे अधिक निर्णायक की बात करें तो ये बक्सर का युद्ध हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 को हुआ था, याद रखिएगा 1764 को हुआ था। तो इसका ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, देखिए यूपी पीसीएस प्री 1990 और 2003 यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 में और यूपी पीसीएस मेंस 2012 और 16 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम औद के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया और बक्सर का युद्ध
युद्ध जो है भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सर्वाधिक निर्णायक सिद्ध हुआ। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब जो था उसका नाम था मीर जाफर। ठीक है, उसका नाम था मीर जाफर। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, यूपी लोवर्स प्री 2003 में और यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 में ये सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से जिसे एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था। तो दीवानी किसने प्रदान की थी, तो इसका नाम था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो है सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के पश्चात 12 अगस्त 1765 को जो है इलाहाबाद की संधि हुई और इस अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है बंगाल का गवर्नर था। देखिए वन लाइनर में कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी थी, तो ये शाह आलम द्वितीय थे, मुगल सम्राट थे। और किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बादशाह शहनशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, तो ये लॉर्ड क्लाइव का टाइम पीरियड था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा धुंधला है, आप देखिएगा। राजा टिकैत राय जो है ये नवाब आसिफुद्दौला के जो है अर्थ मंत्री थे। ठीक है, नवाब जो है क्या कह रहा है कि टिकैत जो थे, राजा टिकैत राय जो थे ये जो है नवाब आसिफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। और अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो इसका दोनों ही विकल्प सही हो जाएगा, ये आपका सी विकल्प हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस 2016 में यह सवाल पूछा गया। तो देखिए, अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों की भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई और आसिफुद्दौला के दीवान अर्थमंत्री राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवल राय आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। अतः प्रश्नगत दोनों ही कथन जो है आपके सही पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, तो ये मराठा थे, याद रखिएगा मराठा थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका और अंततः 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। अगला सवाल देखिए, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था, ये आपको बताना है। तो रणजीत सिंह के राज्य में आपको देखने को मिलेगा इसमें जो है श्रीनगर सम्मिलित था, काबुल, मकराना और दिल्ली नहीं था। इसमें श्रीनगर जो है ये सम्मिलित था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर, 1805 ईस्वी में अमृतसर, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। अगला सवाल देखिए कि जो है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, ये आपको बताना है। तो इनकी जो राजधानी थी उसका नाम था लाहौर। उसका नाम था लाहौर। यूपी पीसीएस प्री 1995 में ये सवाल पूछा गया था। कब बनी थी लाहौर इनकी राजधानी, इन्होंने जब 1799 में इसमें जीता था और उसे जो है अपनी राजधानी बनाया था। अगला सवाल देखिए, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी। अदालत आला की स्थापना जो है इन्होंने किस जगह पे की थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर में इन्होंने अदालत आला की स्थापना की थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अदालत आला जो है ये न्याय व्यवस्था इनकी बहुत कठोर थी जो है रणजीत सिंह की। और राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम जो है अदालत आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी और रणजीत सिंह स्वयं उसके जो है प्रधान न्यायाधीश थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी जो है ले ली। तो ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो ये जो है राणा जो है रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी मेरी जो है ले ली है। अगला सवाल देखिए, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, ये आपको बताना है। पंजाब के जो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे उनका नाम था दिलीप सिंह। उनका क्या नाम था, उनका नाम था दलीप सिंह, चाहे आप दिलीप सिंह कह लीजिए। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2010 और यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक जो थे दिलीप सिंह थे और 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया और दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया था। अगला सवाल देखिए, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। सही नहीं, यहाँ पर गलत है वो आपको बताना है। देखिए, असत्य पूछ रहा है, इसीलिए आपको असत्य बताना है।
कह रहा है 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य अब जो है समाप्त हो गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और कह रहा है महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, बिल्कुल सही हो जाएगा। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इनको कितनी पेंशन दी गई थी? तो इनको जो है लगभग 50,000 पाउंड या 4 से 5 लाख की जो है वार्षिक पेंशन पर इनको जो है ब्रिटेन भेज दिया गया था, इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो ये आपका यही आपका गलत है और यही आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा था। यूपी आरओ और एआरओ में 2023 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए डलहौजी की जो है 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड लगभग 4 से 5 लाख की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड भेज दिया गया था। कथन सी जो है यही आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है? ये आपकी सत्य पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म जो है 23 अक्टूबर 1893 को, अच्छा निधन की बात कर रहा है, इनका निधन जो है 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हुआ था। तो इनका पेरिस में जो है निधन हुआ था, ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा। तो यही आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इनका निधन जो है बहुत सारे सोर्स से कहीं 22 और कहीं 23 अक्टूबर माना जाता है। इसी को जो है आयोग ने भी सही माना था। नासिक में उनके जो है अंत्येष्टि हुई, ये भी आपका गलत है। कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और वह कभी भी रूस नहीं गए थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए महाराजा के पूर्व पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 22 या 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। शेष सभी कथन असत्य हैं। दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी और इनकी अंत्येष्टि जो है इंग्लैंड में ही हुई थी। अगला सवाल देखिए, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने वाले निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ये आपको बताना है। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का जो है सदस्य नहीं था? ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो 3 की परिषद में देखिए, पंजाब का जो ब्रिटिश साम्राज्य में जब विलय हुआ 1849 में, तो पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी और उसमें जो है सर हेनरी लॉरेंस थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को इसके जो है सदस्य के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर अगर देखें तो सर हेनरी लॉरेंस तो होंगे ही होंगे, ये भी आपके रहे थे। इसके बाद जॉन लॉरेंस भी रहेंगे, लेकिन आपका एच.एम. इलियट और रॉबर्ट माउंट गोमरी जो है ये नहीं थे, याद रखिएगा ये नहीं थे। तो इसका दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ए एंड डी, ठीक है। ए एंड डी जो है आपका ये इसका विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध या अंग्रेज और मराठा के बीच जो युद्ध हुआ था 1766 से 69 के बीच में, इसमें कौन विजयी हुआ था? तो इसमें जो है हैदर अली विजयी हुआ था, याद रखिएगा। हैदर अली जो है ये विजयी हो गए थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच में हुआ था और अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर के विरुद्ध निजाम मराठे एवं अंग्रेज एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को जो है भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को अपने प्रदेश देकर जो है प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया, तथापि हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 में उनकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि भी की थी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की जो है स्थापना की थी? शस्त्रागार की स्थापना जो है किसने की थी? ये आपको बताना है, डिंडीगुल मैसूर में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हैदर अली ने, ठीक है। हैदर अली ने, यहाँ पर देखिए हैदर अली ने डिंडीगुल पर जब कब्जा कर लिया 1755 में और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। यहाँ उन्होंने एक जो है आधुनिक शस्त्रागार की जो है स्थापना भी की थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर का, ये आपके टीपू सुल्तान थे, ठीक है। ये टीपू सुल्तान थे। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो कहाँ पर हराया था ये आपको बताना है। 12वें नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पोल्लीपुर में, ठीक है। पोल्लीपुर में इन्होंने पराजित किया था। कौन से जवाब सही हो जाएगा? बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब 1780 से 84 के बीच हुआ और इस दौरान जो है टीपू ने अंग्रेज सेना को पोल्लीपुर नामक स्थान पर जो है हराया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली जो है जीत गए थे, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये पराजित हो गए थे। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है टीपू सुल्तान युद्ध जीता और भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तो इसमें अगर हम देखें तो जो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें जो है थोड़ा सा
जो टीपू सुल्तान थे, इनको जो है अपने भूभाग जो है देने पड़े थे और ये हार गए थे तृतीय मैसूर युद्ध में। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और कह रहा है चतुर्थ मैसूर युद्ध में, आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य जो है दिवंगत हो गया था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था ये 1799 ईस्वी में हुआ था और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलीजली थे। 4 मई 1799 को अंग्रेज सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने अपने लड़ते लड़ते जो है ये मर गए थे। तो यहाँ पर वीरगति इनको प्राप्त हो गई थी। तो यही आपका जो है सही हो जाएगा। आपका देखिए सुमेली थी पूछा था, इसलिए डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। मुदकी का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध, पोर्टनोवा का युद्ध और बेदारा का युद्ध। तो इसका सबसे पहले तो आप जान लीजिए हुआ कब था। सकरखेड़ा का युद्ध जो हुआ था ये 1724 में हुआ था। ठीक है, 1724 में। अगर हम जो है मुदकी का युद्ध देखें तो मुदकी का युद्ध हमारा जो है 1845 में हुआ था, 1845 में हुआ था। और इसके बाद अगर हम बात करें पोर्टोनोवा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, 1781 में हुआ था, 1781 में। और बेदारा का जो युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था 1759 में, 1759 में। तो अब आपको जो है तस्वीर क्लियर हो गई होगी कौन पहले होगा। तो सबसे पहले सकरखेड़ा हो जाएगा 3, और सबसे लास्ट में आपका मुदकी हो जाएगा। 3 पहले आएगा और 1 लास्ट में आएगा। और ऐसा केवल और केवल एक ही विकल्प में हो रहा है जो आपका ए विकल्प है। तो ये आपका पहला ही विकल्प इसके लिए सही हो जाएगा। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट के माध्यम से आपको सही जवाब का चयन भी करना है। थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा। यूपी पीसीएस प्री 2019 का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जो कह रहा है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई थी। तो ये आपका पहले का 4 हो जाएगा। देखिए 4 केवल और केवल कौन से विकल्प में है, तो ये आपका पहले में है और सी में है। तो यहाँ पर आपका 2 विकल्प तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, देखिए मैंगलोर की संधि कब हुई थी, तो मैंगलोर की संधि जो हुई थी ये कब हुई थी, तो ये हुई थी आपका 1784 में। मैंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। 4 के बाद 2 हो जाएगा। सालबाई की संधि जो है, सालबाई की संधि कब हुई थी, तो इस सालबाई की संधि जो हुई थी ये आपका हुई थी 1782 में। और इसके बाद मद्रास की संधि आपका 1769 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 4-2-1-3, 4-2-1-3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच जो है 16 अगस्त 1765 को हुई। मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 में हुई। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है आपको देखी गई, जिसमें महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 में संधि हुई थी। मद्रास की संधि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में हुई थी और ये जो है 1769 में हुई थी। 1767 से 69 तक आपका युद्ध चला था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अगला सवाल देखिए, हमारा अगला टॉपिक है गवर्नर और वायसराय। देखिए कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर जो है विचार करिए। जो है क्लाइव का भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और जो है वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो है 1764 में आपका जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। और 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। और क्लाइव जो है भारत कब आया था, तो क्लाइव जो है भारत जब आया था, अच्छा यहाँ पर पुनः आगमन कह रहा है, तो पुनः जो है ये कब आया था, तो पुनः जो है 1765 में ही आया था, याद रखिएगा 1765 में ये आया था। अब अगर हम डेट के हिसाब से देखें तो ये मई में आया था। और आपका जो इलाहाबाद की संधि है ये अगस्त में हुई थी। बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर को हुआ था। और वारेन हेस्टिंग जो है 1772 में गवर्नर जनरल बने थे, तो 1772 हो जाएगा। अब देखिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले तो क्लाइव ही आएगा 3 मई में। नहीं, सबसे पहले बक्सर का युद्ध हो जाएगा, 3 आ जाएगा पहले। ठीक है, 3 के बाद जो है क्लाइव आएगा, तो 3 के बाद 1 होना चाहिए, फिर आपका जो है 2 होना चाहिए। ठीक है, 3 के बाद 1 होगा और फिर आपका जो है इलाहाबाद की संधि होगी। ठीक है, याद रखिएगा 3, 1, 2 और फिर आपका जो है 4 होगा। लेकिन 3, 1, 2, 4 किसी में नहीं दिया गया है। देखिए 3, 1, 2, 4 आपका दिया गया है, बी विकल्प में दिया गया है। तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आयोग ने इसको स्टार मार्क किया है क्योंकि यहाँ पर जो है कह रहा है कि 1774 में ये बंगाल का गवर्नर बना था। तो 1772 हो चाहे 74 हो, सबसे लास्ट में यही आएंगे, याद रखिएगा। देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बनारस विद्रोह का जो है नेता कौन था, ये आपको बताना है। दूसरे नंबर का ये सवाल है इस टॉपिक का। और इसका सही जवाब हो जाएगा राजा चेत सिंह। ठीक है, राजा चेत सिंह, सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह के द्वारा शुरू किया गया 1781 में। और इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में जो है शरण ली थी। देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का नवाब कौन था, नवाब कह रहा हूँ, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
वारेन हेस्टिंग के टाइम पर ही कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में। याद रखिएगा 1784 में वारेन हेस्टिंग के टाइम पर ही जो है कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग से। बहुत बार मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा तेज बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजरी संबंधित थे, और वारेन हेस्टिंग के समय कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर मध्यवर्ती राज्य बनाने का प्रयत्न किया। वेलेजरी आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के संबंध में परिवर्तन आया। वेलेजरी का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने को बाध्य किया गया, और उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी जो है राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयास किया। अगला सवाल देखिए, यूपी पीसीएस में 2006 और यूपी पीएससी जीआईसी में 2010 में ये सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो किसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के ऊपर। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है कॉर्नवालिस ने की थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस पर 1991 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी, और इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। अगला सवाल देखिए, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, तो किसके द्वारा भारतीय लोक सेवा आयोग जो है बनाया गया था? तो ये जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये कॉर्नवालिस के शासन में ही बनाया गया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत की प्रथम विधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद जो है कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया। उसने राजस्व बोर्डों को भंग करके इसके संबंध में नियम बनाए। कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट जो है विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। अगला सवाल देखिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का जो है क्या कहा जाता था? प्रतिनिधि कहा जाता था, स्थानीय प्रतिनिधि। तो ये आपका हो जाएगा दरोगा। ठीक है, दरोगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो कॉर्नवालिस की कब्र आपका कहाँ पर है? तो ये आपका गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसे जो है भारत में इस्तेमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त के नाम और न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु जो है 5 अक्टूबर 1805 को हुई थी, और इनकी जो कब्र है ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही संबंध है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 से बीच में हुआ था, और इस टाइम पर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ही जो है यहाँ के जो है गवर्नर जनरल थे। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली, और जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा लगभग अंग्रेजों को देना पड़ा था। अगला सवाल देखिए, सहायक संधि को किसके काल में जो है क्रियान्वित किया गया था? ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो सहायक संधि थी यह लॉर्ड वेलेजरी के द्वारा लाई गई थी। बी विकल्प जो है इसके लिए ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वेलेजरी ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना की राय पर भारतीय राज्यों को दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी, और वेलेजरी की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास करके अपने संपर्क में आने वाले सभी देसी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। इस प्रकार भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का क्रियान्वयन वेलेजरी के काल में किया गया था। अगला सवाल देखिए, यूपीपीसीएस सप्लीमेंट्री मेंस एग्जाम 2004 में पूछा गया है। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? किसने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो जाएगा। देखिए हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने, या जोधपुर के राजपूत राज ने, या मैसूर के शासक ने? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है हैदराबाद ही 1798 और 1800 के बीच में इन्होंने स्वीकार की। मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, और पेशवा जो है 1802 में, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, और इंदौर के होलकर 1818 में।
जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर, ये सभी जो है संधि स्वीकार किसने किसने की थी? तो संधि जो है स्वीकार की थी, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य ये सभी हैं। हैदराबाद ने भी की थी, इंदौर के होलकर ने भी की थी, जोधपुर के राजपूत राज्य ने भी की थी और मैसूर के शासक ने भी की थी। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका जो है सही नहीं है जिसने स्वीकार नहीं की थी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए और जिन्होंने लॉर्ड वेली के साथ जो है सहायक संधि नहीं की थी उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोड से आपको बताना है। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। तो आप सभी लोग जानते हैं, अभी ऊपर ही आपका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिखाया कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया हो जाएगा। देखिए 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? बसीन की जो संधि हुई थी 1802 में, इसमें किसने किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में है जो है ये संधि हुई थी। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। कब हुई थी? 1802 में, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वसीन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली और यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध जो है आपका 1764 में, और आपका सहायक संधि कब आई थी ये आपको बताना है। सहायक संधि देखिए, हाँ, बक्सर का युद्ध जो है आपका ये कब हो जाएगा? 14 नंबर का सवाल है। इसमें आपसे कह रहा है, तो ये बक्सर का युद्ध आप सभी लोग जानते हैं 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद अगर सहायक संधि का हम क्रियान्वयन देखें या सहायक संधि की शुरुआत देखें तो 1798 की बात है, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए यही आपका गलत हो गया। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना, ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। तो ये आपका बी विकल्प जो है यही आपका सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह था, जिसके टाइम पर जो है अंग्रेजों का और नेपाल का युद्ध हुआ था वो कौन था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। बी विकल्प आपका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अंग्रेजों और नेपाल के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 ईस्वी के बीच, और लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में 1813 से 23 के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। जो सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 में लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 और यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से सही सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, बिल्कुल सही दोनों। लॉर्ड वेले तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817-18 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर हुआ था, याद रखिएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर नहीं हुआ था। तो आपका ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है आपके सही हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही। वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है किसके टाइम पर हुआ था ये आपको बताना है। तो अभी आपने देखा कि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसमें जो है लॉर्ड वेलेजली थे, इनके टाइम पीरियड पे हुआ था। तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। यही आपका जो है गलत हो जाएगा। 17वें का जो है सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच में लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड में हुआ था, और लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के जो है पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी और पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा और शेष भारत पर, जिस पर जो है पेशवाओं का अधिकार था, उस पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। अतः अन्य तीनों युग्म जो है आपके सही सुमेलित है। देखिए पेशवाई कब समाप्त की गई? तो 1818 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग से। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में जो है मद्रास के गवर्नर रहे? तो सर अगर टॉमस मुनरो की बात की जाए तो ये मद्रास के गवर्नर जो है कब से कब तक थे? तो ये जो है 1820 से लेकर 27 तक जो है मद्रास के गवर्नर रहे। यूपी पीसीएस में ये सवाल पूछा गया है। देखिए टॉमस मुनरो 1820 से 27 के बीच में मद्रास का गवर्नर रहा। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। यहाँ से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था ये आपको बताना है। तो मैसूर का प्रशासन अपने हाथ में किसने लिया था? तो ये विलियम बेंटिक ने लिया था, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर
तथा 1834 में कुर्ग की रियासतों एवं 1832 में कछार के मैदानी भाग को अपने प्रवेश में ले लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। अगला सवाल देखिए, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो ये भी किसने किया था? बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प कह रहा हूँ, विलियम बेंटिक हो जाएगा। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1990 में और 2012 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने जो है भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी और बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया। विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम जो है 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 में यह नियम मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ये आपको बताना है। तो दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो ये लॉर्ड एलनबरो ने। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो ने। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ तो ये किसके टाइम पे हुआ था? 22वें नंबर का सवाल है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये लॉर्ड एलनबरो के समय में ये भी हुआ था, याद रखिएगा। सिंध विजय और जो है दास प्रथा का अंत, ये सभी जो है लॉर्ड एलनबरो के समय की जो है इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। देखिए, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में और लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? तो ये आपका इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है कुशासन है और जो है यहाँ के नवाब जो हैं इसको सही तरीके से जो है राज्य को चला नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए इनको मिला लिया गया था। तो डी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए, यूपी पीसीएस प्री 1990, 91 और 94 में ये सवाल पूछा गया था। डलहौजी ने 1848 से 56 के बीच में इनका टाइम पीरियड था और इसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स कहते हैं, सतारा 1838 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में और करौली जो है 1855 में ये जो है इसने अपने राज्य में जो है शामिल कर लिया था या अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था। देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपको कि इसका विलय कैसे हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए, संबलपुर को अभी आपने देखा कि संबलपुर और जैतपुर ये आपका 1849 में थे। ठीक है, तो इसको हम 2 से मिला देंगे और सतारा 1848 में, अवध को 1856 में और झांसी को 1854 में, तो इसका जो है मिलान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, विलय के सिद्धांत के अनुसार जो है राज्यों के विलय पर विचार कीजिए उन्हें कालक्रमानुसार। तो सतारा सबसे पहले था, इसके बाद आपका जो है आपका बघात हो जाएगा, फिर आपका जो है उदयपुर हो जाएगा, फिर आपका झांसी हो जाएगा। ये आपका वन लाइनर में दिया गया है। और ये नीति किसकी थी? तो डलहौजी की थी। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा हुआ था 1848 में। देखिए, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? 24 नंबर का सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया था। देखिए, सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में 10 फरवरी 1817 को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितल्या संधि हुई थी। इसमें नेपाल के कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख है, किंतु सिक्किम के किसी भी क्षेत्र पर ब्रिटिश भारत में मिलाने का उल्लेख नहीं मिलता। दूसरा है, सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में 1850 में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। यह सिक्किम का आंशिक विलय था। तीसरा जो है वर्ष 1975 में सिक्किम जो है पूर्ण राज्य जो है इसका विलय स्वतंत्र भारत में किया गया था। अतः जो है प्रश्न में ब्रिटिश भारत में डलहौजी के कार्यकाल में सिक्किम के आंशिक विलय के आधार पर ही आयोग ने अपना उत्तर जो है सी निर्धारित किया था। इसका जो है डलहौजी ही सही माना गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमानुसार आपको इनको व्यवस्थित करना है। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, बर्मा का विलय, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सिक्किम 1850 में, पंजाब 1849 में और बर्मा आपका 1853 में और झांसी आपका 1854 में। तो सिक्किम का विलय जो है आपका सबसे पहले हो जाएगा। सिक्किम का नहीं, पंजाब का सबसे पहले होगा। कहाँ गया पंजाब? तो ये आपका 3 नंबर पे है, तो पहले 3 आ जाएगा। देखिए, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। 3142 3142 देखिए लिखा भी हुआ है। 1850 में सिक्किम का जो है आंशिक विलय हुआ था, 1849 में पंजाब का, 1853 में बर्मा का जिसको हम म्यांमार कहते हैं और झांसी का 1854 में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था?
अवध का जो है ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, ये आपको बताना है। तो 26 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम जो है ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1854 में स्लीवन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है, जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ये 1856 में अवध के अधिग्रहण का जो है आधार बनाया गया। और 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस थे जो विद्रोहियों के हाथों जो है मारा गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? मुंबई और थाने के बीच में, याद रखिएगा मुंबई और थाने के बीच में। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। हम कह सकते हैं 1853 में, 1854 में, याद रखिएगा। तो ये आपका 1853 हो जाएगा। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में जो है क्रियान्वित हुआ था, ये आपको बताना है। 28 नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 28 नंबर का जो सही जवाब है ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है इनके शासन में क्रियान्वित किया गया था, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 के बीच में इनका जो टाइम पीरियड था, इस समय में 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। और इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित किया गया और प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के नियम जो है 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और इस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। देखिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया, तो किसने पढ़कर सुनाया था ये आपको बताना है। 29 नंबर का जो सवाल है ये आपको बताना है। तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, इन्हीं के टाइम पे ये दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जो है भारत का प्रथम वायसराय था? तो ये कैनिंग ही था। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर इलाहाबाद में किसने सुनाया था? तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में सुनाया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कब किया गया? तो ये 1858 के जो है भारत सरकार अधिनियम से, याद रखिएगा। और ऐसा भी हम कह सकते हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अधिनियम छोड़िए, अधिनियम नहीं होगा, जब घोषणा की गई थी तभी हुआ था। तो डी विकल्प आपका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जो साम्राज्ञी की जो है घोषणा पढ़ी गई थी उसी में ये सारी चीज़ें थी। देखिए महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई और इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न से बचने के लिए बचाव हेतु उनका प्रयोग करने हेतु तैयार किया गया विजय और विलय की नीति पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। वेली जली ने जो है सहायक संधि, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डलहौजी सहायक संधि, ये तो राज्य हड़प लेने की संधि इनकी थी। और लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए केवल और केवल आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए सही हो जाएगा। देखिए कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति जो है जॉन लॉरेंस की थी। सहायक संधि वेली जली की थी और व्यपगत के सिद्धांत डलहौजी से संबंधित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के टाइम में जो है डफरिन थे यहाँ के जो है वायसराय, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल पूछिए, देखिए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कॉर्नवालिस जो है ये आपका अस्थायी बंदोबस्त, वेली जली सहायक संधि, जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध और लॉर्ड हेस्टिंग जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 32 नंबर का, ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर हम आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें तो ये जो है लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे हुआ था, तो सर जॉन शोर के टाइम पर नहीं हुआ था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुमेलित है? देखिए डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेली जली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जो ये देखिए लॉर्ड वेली जली के टाइम पर ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी आपके सभी गलत हैं। क्यों गलत है? देखिए एलन के टाइम पर जो है सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था और दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले आपको बताई थी। डलहौजी को शासन के आरोपों में जो है 1856 में अवध का विलीनीकरण इसने किया था। और वेले जली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी और लॉर्ड हेस्टिंग जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1817 से 18 के बीच में। इसलिए आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। फिर से आपका कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? डलहौजी ने जो है अवध का विलीनीकरण किया, बिल्कुल
डफरिन ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के टाइम पर यही थे, तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, इनके टाइम पर जो है चार्टर एक्ट आया था, ऐसा कहा जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और लॉर्ड डिटन के टाइम पर जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ये आपसे कह रहा है। तो प्रथम आंग्ल मतलब अंग्रेज और अफगानों का जो युद्ध हुआ था, ये इस दौरान अगर बात करें तो जनरल आकलैंड जो है यहाँ के जो है गवर्नर थे, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, डी ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है इनमें से कौन, ये आपको बताना है, 35वें नंबर का सवाल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में जो है प्रथम जनगणना हुई थी, तो प्रथम जनगणना किसके टाइम पर हुई थी, ये आपको बताना है। 36 नंबर का सवाल है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम जो जनगणना हुई थी ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच में इनका टाइम पीरियड था, और 1872 में पूरी हुई। किंतु लॉर्ड रिपन के काल कार्य में जो है नियमित जनगणना 1881 जो है ये शुरू हुई थी कि 10 साल पर जो है नियमित जनगणना की जाएगी। अगला सवाल देखिए, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? तो कौन सा ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या जो है अंडमान निकोबार में की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक कैदी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। देखिए, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा, सबसे लंबा कार्यकाल इनमें से किसका है, ये आपको बताना है। 38 नंबर का सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कर्जन 1899 से 1905, 6 वर्ष 11 महीने लगभग। डफरिन का जो है ये आपका 4 वर्ष, हार्डिंग का जो है लगभग 5 वर्ष 6 महीने, और मेयो का जो है ये लगभग 3 वर्ष 1 माह। अगला सवाल देखिए, भारत में अस्थायी स्वायत्तशासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई, तो किसके द्वारा की गई थी? तो यहीं पर आप देख लीजिए कि 1882 में जो है किसका टाइम पीरियड था, ये आपको बताना है। तो 1882 में ये जो है रिपन थे, ठीक है, ये आपके जो है रिपन थे, याद रखिएगा। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के तहत प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका व तहसील बोर्ड की बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। इसी संदर्भ में लॉर्ड रिपन को भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जो है जनक भी माना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो रिपन को। और 40 नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सही सुमेलित क्या है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको? रिपन को। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? लिटन को। तो यही आपका पहले ही गलत हो गया, पहला ही जवाब जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ए विकल्प जो है यही हमारा सही हो जाएगा। यूपी आरओ और एआरओ का ही सवाल था। अगला सवाल देखिए, 41 नंबर का जो सवाल है, कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करिए और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा क्लाइव ने क्या है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू की, तो पहले का सी हो जाएगा। और बेंटिक ने क्या किया? तो बेंटिक ने क्या किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार इन्होंने किया, तो डी विकल्प हो जाएगा। चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया? तो प्रेस से प्रतिबंध हटाया, तो ये ए हो जाएगा। और कर्जन ने क्या है, बंगाल का विभाजन किया, तो सी डी ए भी आपका देखिए पहले ही विकल्प में है, तो आपका पहला विकल्प जो है यही हमारा सही हो जाएगा। क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की प्रणाली लागू की और बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस को मुक्त प्रतिबंध से हटाया और इसलिए उसे समाचार पत्रों का जो है मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला सवाल देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो ये किसने कहा था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टी.बी. मैकाले ने ये कहा था, याद रखिएगा, टी.बी. मैकाले। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कह रहा है कि डलहौजी, तो डलहौजी के टाइम पर जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स आया था, तो ये आपका डी हो जाएगा। इसके अलावा विलियम बेंटिक सती प्रथा इन्होंने निषेध की थी, डी के बाद ए। रिपन को जो है शासन का जनक माना जाता है स्थानीय स्वशासन का, तो ये बी हो जाएगा। कर्जन के टाइम पे बंगाल का विभाजन होता, तो डी ए बी सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूपीपीएससी जीआईसी 2010 में जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, ऐसा कहा जा रहा है। 44 नंबर का ये सवाल है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जो है सही हो जाएगा कि पहले जो है नींव किसने रखी? वारेन हेस्टिंग ने, और मजबूती से उसको जो है लागू की तो कॉर्नवालिस ने। ईस्ट इंडिया कंपनी
कि असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय जो है क्लाइव को जाता है, तो ये भी सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से थे, क्योंकि उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जो है संग्रहित किया, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये आपका जो है यही गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी आपका डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में जो है साम्राज्य जोड़े थे। ठीक है, द्वितीय का मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स या बेबकत का सिद्धांत यही हो जाएगा। देखिए अब क्या विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक थे? देखिए सी क्यों नहीं सही है, जबकि अन्य विकल्पों के कथन सही है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति तिलांजलि दे दी गई, और भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, ये आपको बताना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, ये आपको बताना है। 45वें नंबर का सवाल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जिसके लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर के कार्यकाल में पारित किया गया था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है किस गवर्नर के कार्यकाल में पारित किया गया था? देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2005 में, यूपी यूडीए एलडीए 2010 में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो ये आपका कर्जन के टाइम पर ही ये सारे एक्ट आए थे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लॉर्ड कर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, ये आपको बताना है। अंग्रेजी साम्राज्य को जो है ग्रेनाइट की चट्टान स्थापित करना, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान स्थापित करना, और कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, तो इनका कौन कौन सा कथन इसमें से सत्य है इनके संदर्भ में, ये आपको बताना है। देखिए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 47 नंबर का, ये आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, इन्हीं के टाइम पर ये सारी चीज़ें हुई थी, याद रखिएगा। देखिए कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी, अतः कथन 2 सत्य है। हालांकि अंग्रेजी साम्राज्य को जो है ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने का प्रत्यक्ष संदर्भ या कथन तो जो है लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में नहीं मिलता। तथापि कर्जन ने 1904 में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मिशन के संदर्भ में कहा था कि मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है, जिसे कयामत की चट्टान से काटा गया है, कि हमारा काम न्याय संगत है और कायम रहेगा। अतः इस आधार पर जो है कथन एक को भी सत्य माना जा सकता है। अगला सवाल देखिए, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है, ये आपको बताना है। कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब से किसने की है, ये आपको बताना है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कर्जन ने अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णता अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के इस प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की है। अगला सवाल देखिए, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, ये आपको बताना है। कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। तो क्या इसका सही जवाब दोनों है? देखिए इसका सही जवाब जो है ये दोनों हो जाएगा, इसने दोनों काम किए थे, याद रखिएगा। तो इसका 1 और 2 जो है दोनों ही सही हो जाएगा। 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया। इस प्रकार जो है प्रश्नगत दोनों कथन ही सही है। अगला सवाल देखिए, फूट डालो राज करो की नीति जो है किसकी थी, ये आपको बताना है। फूट डालो और राज करो की नीति जो है किसकी थी। तो देखिए ये कर्जन के द्वारा भी थी और लॉर्ड मिंटो के द्वारा भी थी, क्योंकि कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया और मिंटो ने जो है मुस्लिम लीग को बनवाया। ठीक है, इन्होंने जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन कह रहा हूँ, जो है अलग इलेक्टोरेट दिया मुसलमानों को। ठीक है, तो ये आपका हम उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा जो है अभी शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा याद आता है तो बताता हूँ। देखिए फूट डालो और राज्य करो की नीति जो है लॉर्ड कर्जन और मिंटो के द्वारा जो है लागू की गई, और इस तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन, मैं प्रत्यक्ष निर्वाचन कह रहा हूँ, पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। बंगभंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, जैसा कि दावा किया गया, बल्कि इसको 2 स्पष्ट उद्देश्य थे: हिंदू मुस्लिम एकता, एक दूसरे को आपस में लड़ाना और इनकी एकता को जो है खत्म करना। अगला सवाल देखिए, 51 नंबर का सवाल है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ, ये आपको बताना है। 51 नंबर का जो सवाल है इसको आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पे कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी राजधानी। देखिए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और राजधानी को जो है
कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो है योजना बनाई गई। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का जो है एकमात्र यहूदी वायसराय था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। और ये आज का आखिरी सवाल था दोस्तों। आज के सेशन में इतने ही सवाल थे और हम आगे फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। देखिए, एकमात्र यहूदी वायसराय जो है लॉर्ड रीडिंग था। इसका कार्यकाल जो है 21 से 26 के बीच में था। इसके समय चौरा चौरी कांड हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ और रोलेट एक्ट का जो है निरसन हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका डी विकल्प हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतने ही, मिलेंगे तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।